राहुल गांधी ने ज़मीन जब देखी नहीं, उनको पता ही नहीं कि कितने पिलर के साथ में ये मकान बना है। जी बिल्कुल। तो जब उनको यही नहीं पता है कि तो फिर वो कैसे संरचना खड़ी होगी। बेसिक कभी भी स्क्वायर मीटर अगर उनसे पूछा जाए और क्यूबिक मीटर पूछा जाए कि एक क्यूबिक मीटर में कितनी मिट्टी निकलती है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको पूछ के ही बताना पड़ेगा। देखिए, ताजमहल जो आप बोल रही हैं, ये ताजमहल प्यार का प्रतीक तो नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि किसी की बॉडी को आपने अंतिम क्षणों पे वहाँ पे दफना के ताजमहल बनाया, ये प्यार का प्रतीक कैसे हो सकता है। आप जितना केजरीवाल जी को बोल रही हैं, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि एक बहुत बड़े स्वांगी हैं वो। अच्छे कलाकार इसलिए नहीं बोलेंगे, अच्छे कलाकार होते तो अच्छे नवाचार करते। जी दारू के लिए ऑनलाइन पोर्टल और दुकानों में घर घर नहीं पहुँचाते। तो हमारा तो यही कहना है कि एक अच्छा व्यक्ति बनिए और यही। समय के साथ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो वो आलू से सोना बनाते थे और अब वो जलेबी उनकी फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। शायद खेती उसकी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका टैलेंट का तो मुझे पता नहीं वो कहाँ से इतना टैलेंटेड है। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ। आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ। पर इस टॉपिक में हम बात करेंगे श्री राम की, राम सेतु की, और हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पर आने कौन वाला है? आने वाले हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी कई नौकरियां छोड़ी, अपना करियर छोड़ा देश सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए। वो अपनी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े और उन्होंने देश की जहाँ जहाँ परेशानियाँ उनको समझ में आई, उनने उस बारे में काम करा। ये गवर्नमेंट जॉब में भी रह चुके हैं, ये पुलिस में रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर समाज को प्राथमिकता देना समझा। इनका नाम है श्रवण कुमार मिश्रा जी। हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन है, एक बहुत अच्छे इंसान है और सोशलिस्ट है। इनके बारे में और जानने के लिए आपको मेरे इस शो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें साझा करने वाले हैं। वो हमारे साथ उनके एक्सपीरियंस और उनके विचार, जो आई थिंक या डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए श्रवण कुमार मिश्रा जी का। आज हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, तो हम उनसे ही पूछेंगे उनके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार स्वाति जी। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। कल से आपसे बात होने के बाद लगातार मैं भी उत्सुक था। मैंने अपने कार्यक्रम चेंज किए कि नहीं, आज पहले शो में, उसके बाद दूसरे काम। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आपकी इंट्रो में हमारे व्यूवर्स को हमने बता ही दिया, इतनी सारी चीज़ें थी। और अब मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन को लेके हुई। जैसे कि मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में आपने 71,000 बच्चों को खोज, एक आपने टैलेंट हंट की करी। वो एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? मैम, एक्चुअल वो ऐसी संरचना है कि जब मैं बचपन में, जब मैं नेशनल प्लेयर हुआ करता था, तो हम लोग खेलने के लिए जाते थे। मध्य प्रदेश में 2000 के पहले की संरचना कुछ और थी, जब खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं थी। उस समय दिग्विजय सरकार का शासन था। सरकार जी। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं, पर लोग दिग्गी सरकार के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो हम लोग जब नेशनल खेलने जाते थे, तो हमारी टी शर्ट में पीछे नील से मध्य प्रदेश लिखा जाता था, और खेलने के लिए हमें आखिरी में पीटी शूज़ और एक लोअर मिलता था। अब ये बताइए कि पीटी शूज़ के साथ में मैं हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे खेलेंगे। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं खेल की तरह से दम तोड़ रहा था। जी। मन में वो कसक थी। जब हम लोग एक नेशनल प्लेयर बने, अन्य राज्यों में पलायन किया, यहाँ से हम लोग निकल के भी गए। उसमें मेरी एक बुक भी आ रही है, पलायन है उसका नाम। हो सकता है कंट्रोवर्सी बुक हो, पर वह यथार्थवाद व्यवस्था की संरचना को उसमें मूर्त रूप हमने दिया है। जी। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई, मध्य प्रदेश में जब मुझे भगवान ने और हमारे पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने जब विश्वास जताया और मुझे खेल प्रकोष्ठ दिया कि तुम यार खिलाड़ी रहे हो, तुमको ये संरचना हम देते हैं, इसको तुम नीचे तक लेके जाओ। जी। तो मैं वापस, मेरे जो दिमाग में चल रहा था कि जो मुझे नहीं मिला है वो आने वाली पीढ़ी को कैसे मिले। तो उसके लिए हम पंचायत तक गए, पंचायत से लेके वापस जिले तक आए, जिले से संभाग तक आए, संभाग से फिर प्रदेश तक आए, जिसमें आपने खेलो इंडिया के भी एक रूप आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश भी जिसकी सहभागिता थी। अन्य राज्यों में भी खेलों को डाइवर्सिफाई करके जो जहाँ की प्रमुखता थी वो खेल वहाँ ट्रांसफ़र हुए। उसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रीयता के आधार पे टैलेंट सर्च एक अभियान निकाला, जिसमें जिला पुलिस की इकाई, हमारे खेल के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उनके माध्यम से। तो ऐसे ऐसे बच्चे उसमें निकल के आए, ऐसा टैलेंट निकल के आए जो प्रकृति में दिन भर वो खेती कर रहा है, गाय चरा रहा है, ये खेल रहा है, लेकिन जब वो उसको हमने एथलेटिक्स में उसमें स्प्रिंट कराया, दौड़ाया, कबड्डी खिलाया,
तो ये देखा कि अगर इनको थोड़ा सा भी हम तरासे, एक बच्चा तो उसमें 100 मीटर में 10.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा, बताइए तो अगर हम उसको वाकई डाइट प्लान टेक्निकल रिसोर्सेज एक सोर्सेज अगर हम प्रोवाइड करा दे तो ये इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रीयता के आधार पर बहुत सारे टैलेंट हैं, और प्रकृति ने नर्मदा किनारे सभी लोगों को देखिए ऐसे तैराक पैदा होते हैं कि वो रेलवे पुल में, होशंगाबाद में कितनी हाइटेड ब्रिजेस हैं, जी जी बिल्कुल गंगा जी का कितना बड़ा ब्रिज है, जी। बच्चा वहां से जंप करता है और वो कॉइन लेके गंगा नर्मदा मैया से बाहर निकल के आ मतलब जाता जैसे है, भेड़ा घाट में मैंने देखा हुआ है, वहां पर वो उनको पैसे देते हैं तो इतना मतलब धुआंधार में भी कूद जाते हैं वो। कूद जाते हैं। तो प्रकृति ने कुछ चीजें हमें पहले से जन्म दी हैं, और जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, बस जरूरत है उसको निखारने की और प्लेटफॉर्म देने की। जो आपने किया सर बहुत सराहनीय कार्य है, और मैं आप शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही कार्य चलता रहे आपका। सर इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 2024 के ओलंपिक गेम्स हुए, और उनमें एक प्लेयर का नाम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आया, या तो उनके 100 ग्राम्स को लेकर, या वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं उसको लेकर विनेशा फोगाट का नाम बहुत ज़्यादा आया। तो सर आप उनको, क्योंकि आप भी एक प्लेयर हैं, जो एक भावना रहती है वो सब में सेम होती है, गेम कोई भी हो, पर भावना तो सबके मन में एक ही होती है। तो सर एज अ प्लेयर और एज अ पॉलिटिशियन आप कहाँ से जस्टिफाई करना चाहेंगे विनेशा फोगाट को, अगर हम बात करें? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि खेलों में राजनीति नहीं, और राजनीति में कोई खेल हो नहीं सकता। तो दोनों एक अलग अलग पृष्ठभूमि है। चूंकि हो सकता है कि जो फोगाट जी हैं वो उनके वैचारिक रूप से प्रभावित हों, जी राहुल गांधी जी के मोनोपोली से प्रभावित हों, कि आलू से सोना बनाना है कि उन्हें क्या करना है भविष्य में, सर नया मुझे तो नहीं पता है। आजकल नया नया आ गया सर, जलेबी की खेती, और वो फैक्ट्री में भी बनना है सर। एक्चुअल पता हाँ, है? तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई नई संरचना करें, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम लोग खेलते थे तो हमारे कोचेस बोलते थे कि अगर तुम लोग ये वाला गेम ये वाला फिनिश करते हो तो हम 2.5 किलो जलेबी लगाएंगे। तो हमारी मिठाई जलेबी में शर्तें लगती थी। तो फोगाट जी हो सकता है कि ये शर्तें वहाँ लागू करें और खिलाड़ियों को मिठाई खाने के इसी बहाने अवसर मिले। पर पार्टी में आना और ये सब एक वैचारिक व्यवस्था है। हो सकता है उनको ये लगता है कि इस विचारधारा में हैं और इस विचारधारा से हो सकता है वो जुड़ी हों, तो इसमें हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो आए, ये उनके स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है कांग्रेस में। चूँकि भाजपा से मैं जुड़ा इसलिए हूँ कि मैं स्वयंसेवक हूँ। हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें हमने सिर्फ राष्ट्रवाद और व्यवस्था को देखा है। तत्कालिक स्वार्थों की परवाह न करते हुए देश और समाज के लिए कर जाने का जो जज्बा हमारे आरएसएस में, हमारे स्वयंसेवकों में है और था और रहेगा, वो मुझे नहीं लगता है किसी में है। और कांग्रेस पार्टी एक मास पार्टी है, बेस तो उनका कमज़ोर था पहले से भी आज भी, क्योंकि मोनोपोली लाके कुछ भी चीज़ों को किसी पे थोप देते थे। इमरजेंसी लागू करना देश के लिए एक दुखद कार्यकाल था। लाखों कार सेवक हमारे काल के गाल में समा गए, सिर्फ सनातन के लिए लड़े। आदमी आज वो बोल रहे हैं मस्जिद का प्रमाण है, बेटा बाप को चुनौती कैसे दे सकता है? सनातन का कोई अंत नहीं है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म का प्रमाण है। जी बिल्कुल 470 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, तो इस्लाम कब आया इसका प्रमाण है। लेकिन सनातन का कब प्रमाण अगर इनके पास है तो देना चाहिए इनको आके। तो बेटा अगर बाप के बारे में कहता है तो ये दुखद है, उसकी कहीं न कहीं शिक्षा पद्धति में कोई ना कोई गड़बड़ी रह गई होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे हम लोग बात करें कि ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुआ, तो सर पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, देखिए हमारे अंदर इतने सारे सेंस हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस कम है सर, या कोई ना कोई, मतलब उसे मैं कमी तो नहीं मानूंगी, उसका जज्बा उनको भगवान ने उससे ज़्यादा दे के रखा है सर, उनका गोल्ड लाना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उनको उस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि जितने जोर शोर से लोगों ने विनेशा फोगाट जो कोई मेडल लेकर, मतलब एक्चुअली मेडल तो है पर गोल्ड की तरह उनको पूरी दुनिया में सर, एक दिन तो ऐसा था कि वो ट्रेंडिंग कर रही थी, सबसे ज़्यादा सर्च इंजन पे उनका ही नाम था। पर हमारे यहाँ जो गोल्ड लेकर आए उनको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया गया, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें आपकी क्या विचार है? देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा, अगर फोगाट जी से हमारे दिव्यांग भाई बहनों को आप मतलब उनकी अगर तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि फोगाट जी आज भी उनको अंतरिक्ष और पाताल का अंतर है। दिव्यांग है, दिव्यांग ऐसे वो अंग जो भगवान ने उनके कम किए हैं, पर उनको एक संरचना में एक ऐसी चीज दी है जिससे वो इंग्लिश चैनल भी तैर कर पार करके आए हैं। और ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के ही हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने ओलंपिक में आज मध्य प्रदेश का परचम लहराया, सीहोर का, भोपाल का परचम लहराया, ग्वालियर का परचम लहराया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी
उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हम लोगों ने खेल सम्मान में 3 पैरालंपिक बच्चों को एज ए शासकीय प्रशासनिक अधिकारी बनाया और 1-1 करोड़ रुपए का उनको इनाम भी दिया। हमारे ज़माने में अगर ये सुविधा हम लोगों को मिली होती तो निसंदेह उस समय हम लोग भी यही मेडल लेके आते। बिल्कुल ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म देने की, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि ये सब खिलाड़ी हैं, जी जी आप अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना तो विष्णुदत्त शर्मा जी खुद यूनिवर्सिटी के नेशनल प्लेयर है, यूनिवर्सिटी प्लेयर है, और पहले से ये एथलेटिक्स कर रहे थे। बहुत अच्छी लॉन्ग जंप है उनकी, अच्छा विष्णुदत्त शर्मा जी की बहुत अच्छी लॉन्ग जंप है, आप किसी से पता करिए। अच्छा 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 तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के बारे में बोलने से पहले उनका पहले बैकग्राउंड जाने। बिल्कुल मोहन यादव जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये अखाड़ा में कुश्ती पहलवान है। अरे आज भी इन्होंने मलखम्ब को जिंदा रखा उज्जैन में। आप जाके देखिए ना, या आज भी आपको सुबह ही अखाड़े में मिलेंगे। टहलने की आदत है उनकी, अच्छा कुश्ती लड़ने की उनकी आदत है, और आज भी उज्जैन में अखाड़ा जीवित है। इसी बात का प्रमाण है, चूंकि खिलाड़ी है और खिलाड़ी होकर एक राजनेता और एक ऐसे दायित्व पे आया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मन में प्राथमिकता है कि हमको खेलों के माध्यम से उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना है जो कहीं ना कहीं चूक गए हैं बिल्कुल और बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी अव्यवस्थाओं के कारण वो पीछे रह गए हैं। तो सरकार उसको लेके आ रही है, उसका एक छोटा सा मैं माध्यम बन रहा हूँ। चूंकि खिलाड़ी हूँ तो मर्म जानता हूँ, जी तकलीफ समझता हूँ कि आदमी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने छोड़ा ही मध्य प्रदेश इसलिए था कि सैलरी हमारे पास जितनी थी उतने की डाइट थी हमारी। तो अब भैया हम कमाएं तो घर में देंगे कि खाएंगे क्या? तो हम लोगों ने उस समय मूवमेंट्स यहाँ से किया है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जितेंद्र कुशवाहा हैं जो इंडिया प्लेयर रहे, एशियन मेडलिस्ट रहे, हमारे जी श्रीधरन है जो पितामह किया जाते हैं वॉलीबॉल के। अच्छा लोगों ने त्याग बलिदान दिया जब तो परंपराएं खड़ी हुई। आज हम जिस जगह स्वतंत्रता और व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं, अगर 200 साल पहले ये व्यवस्थाएं नहीं लड़ी होती तो आज हो सकता हम किसी के यहाँ नौकर होते, किसी अंग्रेज के गुलाम होते। तो ये प्रकृति ने जो चीज़ों को लाया है, एडामेंट होके हमारे समाज के क्रांतिकारी विचारधारा ने जो हमको दिया है, ये हमें भी आगे हस्तांतरित करना है, ताकि वाकई में हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर जो टैलेंट है, वो आगे निखर के आए और हम भारत विश्व गुरु बने और खेलों के माध्यम से, सनातन के माध्यम से विश्व पटल में हम सर्वोच्च शिखर पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे कि अब तो नाम भी ओलंपिक में, हम लोग अंडर 15 में चल रहे थे सर, नाम भी आने लगा है, मेडल्स भी आते हैं। ऐसी शुभकामनाएं हमारे प्लेयर्स के लिए हमारी तरफ से तो हमेशा ही रहेंगी। सर जैसे हम बात करना चाहते हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव थे, जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो समय के साथ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो वो आलू से सोना बनाते थे और अब वो जलेबी की फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। शायद खेती उसकी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका टैलेंट का तो मुझे पता नहीं वो कहाँ से इतना टैलेंटेड है। बट सर उनकी बोली में मुझे अब अंतर समझ में आने लगा। तो इसका क्या राज हो सकता है? कि टीम अलग हो गई या उनने कुछ खा पी लिया है? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा खा पी लिया, उनका व्यक्तिगत मसला है। और रही बात जो जलेबी बनाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तेज़ी में दुरुस्ती भूल गए। हमारी पुलिस की भाषा होती थी, तो उन्होंने जल्दबाजी में ज़्यादा ही उत्साह मना लिया। हमेशा धैर्य का परिचय देना चाहिए, रिजल्ट, परिणाम आने का वेट करना चाहिए उनको। तो वो जो जलेबी का उन्होंने जो एक माहौल उड़ा है, उनकी गलती स्वयं की है, उनके पार्टी के लोगों की है। धैर्य का परिचय, जब तक कि चीज़ें डिसीजन ना हो जाए, आप अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन करके और पहले से चीज़ों को लैंड करेंगे तो हंसी का पात्र तो बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और जलेबी बन रही है, मुझे लगता है सालों बनेगी अब ये जलेबी। और रही राहुल गांधी के व्यक्तित्व के निखार की, तो कहीं ना कहीं ट्यूशन चल रहा है उनका। हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है चेंजेस हैं। ट्यूशन चल रहा है एक्चुअल में, उनका कह रहे हैं कि ट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। बेसिक तो देखिए कमज़ोर हो जाता है किसी का भी हो। राहुल गांधी ने ज़मीन जब देखी नहीं, उनको पता ही नहीं कि कितने पिलर के साथ में ये मकान बना है। जी बिल्कुल। तो जब उनको यही नहीं पता है कि, तो फिर वो कैसे संरचना खड़ी होगी। तो आज जो आप देख रहे हैं चेंजेस इसलिए है कि अब उनको पढ़ाया जा रहा है कि 10 मंजिल इमारत बनानी है तो उसमें पाइलिंग करना है, बोर जाएगी, फिर नींव रखेगी, स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा। तो उनकी क्लासेस चल रही हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत आना चेंजेस है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि वो पूरे टैलेंटेड हो, ताकि विपक्ष में उनसे हम बात करने लायक तो रहें। अभी तो विपक्ष में जब हम कोई मुद्दा अगर उठाए वो ना, तो हमारे पास तो पूरे रिकॉर्ड है उनके साथ कि उनके बाप दादाओं के ज़माने में उन्होंने जो देश को दिया, समाज को दिया, आज भी हमारे पास है। कम से कम उस लायक वो बन जाएं, तो विपक्ष में जब हम बहस करेंगे तो हम उनसे बात करने लायक रहें। अभी तो ये है कि हमारे यहाँ जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, तो हमारे कोई भी, हमारा एक मतलब कहना चाहिए कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी उनसे ऊपर लेवल पे बात कर सकता है।
चूंकि उसने जीवन जिया, संघर्ष क्या होता है, राहुल गांधी ने संघर्ष देखा कहाँ है? बिल्कुल। जो संघर्ष नहीं देखा, हमारे यहाँ कहते हैं जिसके पैर में बेवाई फटी होती है उसी को दर्द पता होता है ना? तो दीनदयाल जी के पैर में वो संघर्ष था। एक झोले में सुबह निकले हैं, जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन संघर्षों को देख के जो व्यक्ति आज जिस संरचना के साथ में प्रदेश को, देश को इस माहौल में लेके आया है, तो इसको उखाड़ पाना उनके और आने वाली उनकी पीढ़ियों की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि जनता भी जान चुकी है। आपको यथार्थ व्यवस्था में पता है ना कि दिन रात, समय, नक्षत्र, सुबह शाम, सत्य असत्य, कितने दिन आनंद जादूगर की तरह जादू दिखाओगे? जादू आप उसके जैसे ही टेंट के बाहर जाओगे, उसके सामने के बाहर, तो जादू टूट जाता है। तो ये पब्लिक ने देखा है, और देखा है तो आज उसका निर्णय देखिए कि देश में हर जगह भगवा लहरा रहा, विचारधारा लहरा रही है, उसी का एक परिणाम है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चल रही, जो आपने बार बार बोला कि उनकी ट्रेनिंग चल रही, ट्रेनिंग का एक पार्ट उनके अंदर है। बाकी खाना पीने में आपको पता ही क्या खाते हैं वो, कब क्या भूल जाते हैं। मुझे लगा किसी ने कौन सा गुरु मंत्र उनको दे दिया है, कौन सी बाबा जी की बूटी उनने खा ली है। सुरूर में तो रहते हैं वो, सुरूर में तो रहते हैं, पर कोई कुशल व्यक्ति है जो उनको ट्रेन कर रहा है, जो उनको बता रहा है। पर बेसिक अभी भी स्क्वायर मीटर अगर उनसे पूछा जाए और क्यूबिक मीटर पूछा जाए कि एक क्यूबिक मीटर में कितनी मिट्टी निकलती है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको पूछ के ही बताना पड़ेगा। तो उनको बेसिक मजबूत करने की ज़रूरत है अभी भी, जो भी उनके कुशल ट्रेनर हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि उनको अभी नीचे उतारें, ज़मीन में जाएं, रबी और खरीफ की फसल देखें, जी सुपर फूड क्या है, हमारे प्रोडक्ट, नेचर ने कौन कौन से फल दिए हैं। जी जी। अभी तो उनको शुरू से काका गागा की तरफ जाना चाहिए। प्रकृति के जो काका गागा हैं, मैं इसके काका गागा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बाहर से पढ़ाई करके आए हैं वो, हाँ लेकिन बेसिक जो काका गागा, जो प्रकृति में हमें जीना सिखाती, प्रकृति हमें, हमारी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अगर उनको नोट का बंडल दो ना तो बता देती थी क्यों इसमें 2 नोट कम है क्या। तो जो उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष काल में उस चीज़ें सीखी है ना, मैं कभी भी ऐसा होता था कि सामान लेने जाऊँ, अगर मान लो 50 पैसे भी, मैं बॉल खरीदने के लिए हम लोग क्या करते थे, पैसे चुराते थे, कटिंग कास्ट मार देते थे, कोशिश करते थे किराना खरीदने, सब्जी खरीदने में हमारा मौका लगे। तो घर में अगर कोई मौका ऐसा लगता था तो कोशिश करता था मैं जाऊं ताकि मेरी सेविंग निकल जाए। तो मैं मदर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मदर जैसे सामान लेके मैं आऊँ कि 5 किलो आलू, प्याज, टमाटर, जैसे सब चीज़ें लेके आता था, अगर वो 1.5 रुपये किलो है और मैं उसको 1.25 रुपये के हिसाब से अगर 2 रुपये मैंने सेविंग की, तो मदर 5 मिनट में रेट पता लगा लेती थी मेरी, जब तो मोबाइल की दुनिया भी नहीं थी, कि क्यों तुमने 1.5 रुपये कैसे निकाल लिए। फिर हम पिटाई खाते थे। फिर एक बार हम पकड़े उसमें कि यार ये रेट में पकड़ लेती है, तो अगली बार हम बोले यार हम मंडी से लेके आ रहे हैं, तो हम वहाँ से वजन में कम करना चालू किए अच्छा। कि मंडी से सस्ता मिलता था। तो हम मंडी गए तो हम 4.5 किलो आलू, 4.5 किलो प्याज, ऐसे करके हमने कटिंग कास्ट वहाँ की। तो हमारे मदर ने पुलिस लाइन की चक्की में वेट करा दिया कि यार मटेरियल कम लग रहा। तो मैं ये बताने का मोटिव ये है कि हम फिर पिट गए, तो उसका ये बता रहे हैं कि उनके तजुर्बे ने जो उनको सिखाया, तो हमारे संघर्षों ने हमें यहाँ तक लेके आया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये संघर्ष किया नहीं है, अभी भी वो शुरू कर रहे हैं और शुरू करें, अच्छा है, कम से कम भविष्य में युवाओं के और समाज के काम आए। जीवन, मानव जीवन तो एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई संरचना, कोई कल्पना नहीं है, तो कम से कम समाज के तो काम आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने भगवा लहराने की बात करी, तो जहाँ राम मंदिर बना वहाँ बीजेपी क्यों पीछे रह गई, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इलेक्शन के बारे में ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरा वहाँ का अध्ययन, राजनीतिक अध्ययन, चूँकि मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया नहीं। दूसरा, जल्दी में चीज़ें हुई हैं। आपको ही पता है कि कोई चीज़ें जब बनती हैं तो समय लेती हैं, स्थापित होने में समय लगता है। अगर किसी का काल या व्यवस्था बनी है, इतना बड़ा अयोध्या डेवलप होना, आज भी अभी डेवलप नहीं हुआ, चल रहा है, तो प्रगति कार्य जब जारी रहता है तो असंतोष का भाव रहता है। जी कारण क्या है कि उस समय चीज़ें टूटी हैं, जी फिर बनेंगी, फिर स्टेबल होंगी, तो स्टेबल होने तक इसका हमें वेट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पेशेंस कम हुआ है, उन्होंने विश्वास ना जताने के कारण। जी मुझे जहाँ ये भी है, इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ये लोग हिडन मार्केटिंग करते हैं और लोग उतार देते, देखो अयोध्या बर्बाद कर दिया। अरे पहले बसने तो दो, बसने दो, सेटल होने दो लोगों को, तो भाई पब्लिक को भी लगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमें ना मिले। लेकिन अगले 5 साल बाद देखिएगा अयोध्या फिर भारी मतों से जीतेंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि जब तक हम सेटल हो चुके होंगे, जब तक व्यवस्थाएं चालू हो चुकी होंगी, लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा, वहाँ के नए मास्टर प्लान लागू हो जाएंगे। जब भी फॉरेन टूरिज्म और देश का टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलना है। और सिर्फ उसकी एक छोटी सी गलती ये रही है कि वो चुनाव
कोइंसिडेंस चुनाव आयोग ने जल्दी चालू कर दिए। जब तक अभी हम व्यवस्था में आते तब तक वो इलेक्शन पे आ गए। तो डेवलपमेंट जारी है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अभी जो भी चीज़ें हुई हैं वो अव्यवस्था के कारण, अस्थिरता के कारण हुई है। लेकिन यही नज़रिया अभी साल भर के अंदर लोगों का फिर बदलता दिखेगा। सर वो तो रिजल्ट आने के बाद ही बदल गया था लोगों का। आप लोगों के वहाँ के लोगों की बातें आप सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ऐसा महसूस होता है कि भगवान को लेकर, क्योंकि हमारे लिए हमारे सनातन, जैसे आपने स्टार्टिंग में हमको बताया कि राम को लेकर एक अलग छवि है। और अगर उनका सबूत मांग, क्योंकि लोग मांग रहे थे, तो सबसे बड़ा अगर प्रूफ है तो राम सेतु है। मतलब एक जीवित रूप, अगर लोग, मुझे लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि प्यार का प्रतीक ताजमहल को मानते हैं, मेरे हिसाब से तो राम सेतु होना चाहिए। क्योंकि अपनी पत्नी को लाने, मतलब माता सीता को लाने के लिए एक पूरा पुल बना दिया, जो उस समय में पॉसिबिलिटीज नहीं थी चीज़ों के लिए। तो इतनी बड़ा काम करने के बाद उसको बोलना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, ताजमहल जो आप बोल रही हैं, ये ताजमहल प्यार का प्रतीक तो नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि किसी की बॉडी को आपने अंतिम क्षणों पे वहाँ पे दफना के ताजमहल बनाया, ये प्यार का प्रतीक कैसे हो सकता है? आपने एक बात अच्छी कही। भगवान राम ने समाज के लिए वो संदेश दिया है अपनी मर्यादा में रह के। वो तो साक्षात थे ना, साक्षात अवतार थे। तो वो तो चाहते तो एक ही मिनट में लेके आ जाते, पर उन्होंने परंपरा, व्यवस्था, प्रेम को मर्यादित होकर चीज़ों को करने पे विश्वास रखा। चाहते तो रावण लेके ही नहीं जाता, क्योंकि समाज को एक प्रेरणा देनी थी, उनको समाज को एक शिक्षा देनी थी। माता सीता का आंशिक रूप गया है, जी जी। नहीं तो वो तो अग्निपुत्री थी। उन्होंने जाने से पहले ही जब वन गमन की तरफ गए भगवान, उसी समय भगवान राम ने वापस माता सीता को अग्नि को समर्पित कर दिया था। उनकी एक छाया कल्पना को लेके वो यात्रा को लेके निकले थे। तो वो सिर्फ समाज को, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश यात्रा थी, एक धर्म यात्रा थी, न्याय यात्रा थी। तो वो उन्होंने उसको स्थापित की। चूँकि उस समय रावण के अध्यात्म, रावण के तपोबल के कारण वो भूल गए थे कि पृथ्वी में कुछ और भी है। उनको ऐसा लग रहा था अहम ब्रह्मास्मि। तो भगवान एक सिर्फ प्रेरणा के माध्यम से, भगवान के जितने भी संदेश अपने दुनिया में, प्रकृति में, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे अष्टाध्यायी हो, जितने भी आपने हमारे महापुराण देखे, सिर्फ एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और बताने का उनका माध्यम ये है कि जब भी अनाचार कदाचार करोगे, उसका परिणाम, उसका अति जो है, उसकी हमेशा अंत खराब है। सर जैसे अभी हमने श्री राम की बात करी, राम सेतु की बात करी, वैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट आपने मुझे बताया था कि श्री राम कॉरिडोर। सर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे एग्जैक्टली ये क्या है? एक्चुअल साथी मैम, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में मेरा बहुत समय चित्रकूट में बीता है। मेरे फादर जब पुलिस में थे, हर अमावस्या को वहाँ पर एक मेला लगता है, कांतानाथ की। परिक्रमा भी होती है सती अनसुईया जी के आश्रम पे। तो राम दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है। और चित्रकूट राम जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल जो है वो चित्रकूट का है, जहाँ 11 वर्ष 11 माह 11 दिन अपनी सपत्नीक, अपने प्रिय भाई के साथ में उन्होंने उस वन में दिया, जहाँ माता सबरी के दर्शन हुए, जहाँ उन्होंने उस जूटे वेर को खाया। अनसुईया जी के उस आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश बाल रूप में माता के आग्रह पे पैदा हुए, जहाँ आपने गाना सुना होगा कि माता अनसुईया ने डाले दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो ये वो तपोभूमि है जहाँ भगवान ने सभी लीलाएं चरित्रार्थ की हैं। कागभूषुंडी के पुत्र ने माता सीता और स्फटिक शिला में जहाँ भगवान राम अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, जहाँ कागभूषुंडी ने उनको कौवे के रूप में आके जो चोंच मारी थी, अगर आपको याद हो, तो भगवान ने वहाँ से एक कुशा उठा के तीर के रूप में भेजा था। तो पूरे लोक में घूम के आया, किसी ने रक्षा नहीं करी। आखिरी में उनको बोलना कि भैया जाओ, जिसने छोड़ा है प्रभु के पास ही जाओ, वही तुम्हारे निवारण है। तो आखिरी में वो भगवान राम के चरणों में ही गया, माफ़ी मांगी। तो ये वो सनातन भक्ति है जिसमें चित्रकूट सबसे बड़ी भूमि है। भगवान राम ने तप करके नीलगिरी कामदगिरी पर्वत में स्वयं कामदनाथ जी को प्रकट किया, भगवान शिव की आराधना की। आपने देखा ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी। एक सृष्टि के रचयिता है, तो एक संहारक है, और एक जो है व्यवस्थापक है। जैसे घर में हम 3 लोग रहते हैं तो अलग अलग मैनेजमेंट दिया गया है। तो भगवान ने, एक ने उसको जो है संधारित किया है, एक ने उसको तोड़ा है, और एक ने उसकी रचना की, और एक ने उसको खूबसूरत बनाया। तो आपने देखा होगा कौवे को बोला जाता कि एक आंख से देता है, तो वो जो कुशा का जो तीर था वो उसकी आंख। तो उन्होंने बोला था कि यार अभी तो छूटा है तो लगना तो है, तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें माफ़ करते हैं, पर
तो भविष्य में कोई भी काग जो है दोनों आंखों से नहीं देखेगा। तो ये वो दर्शन है, गुप्त गोदावरी है, जहाँ भगवान ने भगवान को जलाभिषेक करने के लिए माता गोदावरी को गुप्त रूप से प्रकट किया। तो मेरे मन में दर्शन था, चूंकि हर माह जाता था, बचपन में था कि कभी न कभी चित्रकूट दर्शन बड़ा बने ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और वहाँ पे डकैती समस्या का बहुत बड़ा कारण था। राह चलते पुलिस की गाड़ी में भी अटैक हो जाते थे, रोड था नहीं, छोटी संरचनाएं थी। तो जब मैं इस रूप में आया तो मन की कहीं एक कल्पना एक साकार रूप में लेने के लिए, तो पन्ना में एक नेशनल गेम हमने वॉलीबॉल का कार्यक्रम किया था। उसी समय मेरे पास समय मिला तो मैं 1 महीने के लिए चित्रकूट में रहकर पूरे दर्शन को वापस विजुअल किया। अगर चित्रकूट कॉरिडोर अयोध्या के साथ एसोसिएट करते हैं या जोड़ते हैं और इसको यहाँ से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु होते हुए रामेश्वरम जाते हैं, तो ऐसे 8 राज्य सनातन धर्म से प्रभावित होंगे। और श्री राम कॉरिडोर की कल्पना मेरे मन की वो कल्पना है जो आने वाले समय में जरूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जरूर साकार करेंगे। और जिस दिन वो साकार करेंगे तो मैं इस चैनल के आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, चूंकि उसको मैंने जिया है, तो एक बार राम पथगमन के मार्गों को मैं पूरी यात्रा अपने तरीके से खुद करूंगा। राम दर्शन से पूरे विश्व का सनातन पटल बहुत ऊंचा हो जाएगा। जिस तरह नर्मदा परिक्रमा का हमारे देश में महत्व है, लोगों ने नर्मदा परिक्रमा करने के बाद वापस वैराग्य भाव की तरफ गए, नर्मदा माई पे कुछ लिखा भी है, साक्षात है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ उनका एक घटना है। बताते हैं सोन से लड़ाई जब हुई थी तो वो अपने उल्टी दिशा में चली गई थी। तो आपने देखा होगा नर्मदा ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो उल्टा प्रवाह करती हैं, बात की खाड़ी में जाती हैं, उल्टा प्रवाह करती हैं। तो ये प्रकृति ने दिया है और इसके प्रमाण हैं। तो जो प्रमाण है उसके बारे में भी अगर कोई संदेह पैदा करता तो मैं समझता हूँ कि उसका अध्ययन कमजोर है। जी बिल्कुल। तो भगवान राम का अगर कॉरिडोर बनता है तो 8 राज्यों में धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा, नवाचार बढ़ेंगे, विश्व पर्यटन बढ़ेगा और उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाइयों की जमीनों पे रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। आज चित्रकूट कॉरिडोर को अगर राम बड़ा करते हैं, डेवलप करते हैं, सरकार ने चालू भी कर दिया है, तो हम तो एक तो उनके पद चिन्हों को सुरक्षित कर देंगे। और वहाँ पर कोल समाज जो हमारी सबरी माता का परिवार है, हमारे जो केवट परिवार है, जो भगवान राम को सरयू पार करके छोड़ के गए थे, कुछ साथ में निषाद राज जी के साथ में आ गए थे, इन सब परिवार को जब रोजगार नहीं था तो इनकी आने वाली पीढ़ियों के पास एकमात्र साधन बचता था कि जो राह में मिले भूखे हैं। भूखा व्यक्ति क्या करता है, जानवर भी है, शेर भी अगर भूखा है तो हमला करता है। तो उनके पास जब कोई साधन नहीं बचा तो यह जंगल की लकड़ी काट के बेचते थे। जब उसमें फॉरेस्ट ने भी रोक लगाई, जो कि जनजातीय भूमियों में जनजातियों का ही अधिकार है। वन में रहने वाले व्यक्ति कौन है, निषाद राज बोला गया ना वन पे। आज हमारे जो गौड़ संप्रदाय जितनी भी जनजातियां सब वन भूमि से पैदा हुई है, वन ही उनकी प्रकृति, नेचर, सब कुछ उनका है। आज भी हमारे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अलावा भी अगर हम पूजा करते हैं तो वनों की पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति पूजा। 9 ग्रहों में 9 देवता वही बोले गए हैं जो ग्रह है, तो पूजा भी हम प्रकृति की करते हैं। तो ये सब चीजें उनसे ही हमने सीखी हैं। तो उनको रोजगार जब मिल जाएगा, चित्रकूट में अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य बन जाएगा, गौ माता को स्थान मिल जाएगा, विश्वविद्यालय अच्छे बनेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, डावर जैसे और बैजनाथ और बड़े बड़े नए आयाम स्थापित होंगे। तो जितनी प्रकृति में वहाँ आंवला है, चिरायता है, तेंदू है, ऐसे वो फल हैं जिनसे आयुर्वेद के माध्यम से दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद यूनिवर्सिटियाँ डेवलप हो जाएंगी। तो बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्रकृति में अच्छा स्थान मिलेगा, गुरुकुल चलेंगे। पहले से भी हमारे परम गुरु रामभद्राचार्य जी का गुरुकुल चल रहा है। तो मैं ये सब चीज़ों को मन में सजोए हुए था, वो मौका मिला तो मैंने उसका एक विजुअल बनाया, जो आज सरकार जिसमें एक कॉरिडोर बनाने जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को मैंने जिया है, अगर ये राम कॉरिडोर बड़ा बनता है तो मेरे जीवन में जीवन जीने का जो महत्व है कि मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे रहते ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से भी कि राम कॉरिडोर अगर हम रामेश्वरम तक लेके जाते हैं तो लोगों को एक्चुअल में रामायण के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। और जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तीखा, खट्टा, मीठा, तो उसका एहसास हमारे अंदर, हमारी मनोदशा में बना रहता है। तो हम जब उसका दर्शन करेंगे, अध्यात्म का दर्शन करेंगे, तो हमें उनसे साक्षात्कार भी करने का अवसर मिलेगा किसी न किसी रूप में। जी सर, जैसे आपने गौ रक्षा की पर बात करी, तो आप काफ़ी पिछले 25 सालों से आप रेडियम बेल्ट कुछ लगा रहे हैं जिससे गायों का, तो वो हमारे व्यूवर्स को वो भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सर ये इस चीज़ का एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था, बाद में मुझे मालूम चला कि आप ही ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रात के अंधेरे में जो होता है
तो कई बार जानवर आ जाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स थोड़ा डिटेल में बताइए क्या है। हाँ दीदी, एक्चुअल में ये बहुत दुखद विषय था। मैंने देखा कि किसान के साथ में अगर गाय दूध नहीं देती है तो उसके लिए कष्टकारी हो जाती, ऐसा किसानों का मानना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानी हालत पहले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। प्राकृतिक खेतियों में क्या होता है, प्रोडक्शन कम कम होता है। प्रकृति ने जिस चीज़ को जन्म दिया है उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मुर्गी को इंजेक्शन लगा के अंडे पैदा कर रहे हैं, तो आप प्राकृतिक व्यवस्था है, तो आप पीड़ा दे रहे हैं उसको। लेकिन प्रकृति ने जिसको जन्म दिया है उसकी प्रोडक्शन कास्ट लिमिट है। तो जब किसान के पास जानवरों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और उसकी कॉस्ट में दूध कम निकलता है, तो किसान क्या करता है, उनको रोड पे छोड़ देता है। अब गाय इतनी समझदार प्राणी है कि अगर आपने उसको पाला है तो आप उसको 10 किलोमीटर दूर छोड़ाओ, 1 साल बाद भी अगर खुलेगी तो आपके खूंटे पे वापस आ जाएगी। उसको इतना ब्रेन भगवान ने दिया, इसलिए ऐसे नहीं गौ माता बोला गया। उनके शरीर में पूरे 84 कोटि देवी देवताओं का वास है, उसके प्रमाण है। उनके शरीर के पंचगव्य से, गौमूत्र से बीमारियां ठीक होती, कैंसर ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है। तो अब जितनी प्रोडक्टिविटी भगवान ने आखिर गौ माता के रूप में साक्षात हमें खुद प्रकट होके दिए हैं। अगर वो रोड में बैठती है तो उससे क्या होता है, रात के अंधेरे में डार्क कलर की गाय दिखती नहीं है। अब वो बैठती झुंड में है। बैठने का सिर्फ मूल कारण ये है कि कीचड़ में नहीं बैठती। इतनी समझदार है कि उसके पैर में थोड़ा भी मिट्टी लग जाए और मच्छर काटेंगे तो जगह छोड़ देगी। आपने भैंस को देखा कि वो पानी में, तालाब में, सड़े में पड़ी हुई, हमारे भाषा में लोरना बोलते हैं उसको, लोर रही है, पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डंडा लेके उसका मालिक हाँकेगा तभी निकलेगी। गाय को आपने कभी मिट्टी में, कीचड़ में लोड़ते सनते नहीं देखा होगा। गाय बहुत साफ सुथरी जगह में बैठने वाली एक साक्षात देवी रूपा माँ है। तो वो रोड में बैठती इसलिए कि वहाँ सूखी जगह मिल जाती, पर वो बैठती ग्रुप में है। माँ, बेटे, भाई, वो पूरी पीढ़ी टाइप की आके इकट्ठा हो जाती हैं। उसमें जो ब्राउन और डार्क कलर की गाय है, रात में ड्रामर के लाइट इफेक्ट या रात के उसमें दिखती नहीं है। अब गाड़ी तो स्पीड में आ रही, जब तक वो समझ पाया नज़दीक आते आते, जब तक तो दुर्घटना घटित हो गई। ऐसे में गौ माता तो दुनिया गई दूर छोड़ के, लेकिन जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई उसका परिवार भी काल के गाल में समा गया। तो हमने कोशिश की कि हर गाय की सींग नहीं होती है, हर गाय में, तो हमने रेडियम बेल्ट को, जो हमारे यहाँ पलंग बनाने की निवाड़ होती है, उसमें रेडियम बेल्ट को मैंने सिलना चालू किया। बक्कल लगाया जो स्कूल के बैग में लगते हो। गौ माता की गाय का एक डाया लेके एवरेज बेल्ट बनाना चालू किया। फिर वो बेल्ट मैं, मतलब मुझे लोग फ़ोन करते थे तो मैं बंगाल, राजस्थान, जहाँ भी 4-4, 5-5 भेजता था ताकि आप बना लो। जितनी मेरी क्षमता थी ऐसे में, क्योंकि उसकी कास्ट 32-33 रुपए पर एक बेल्ट पड़ती है। अच्छा। तो जितनी मेरी सेविंग होती थी उसमें लगाता था। मेरी गाड़ी में मेरे रेडियम बेल्ट रखे रहते हैं। जिस रास्ते पे निकलता हूँ, चाहे जितना खतरनाक नंदी हो, भगवान की कृपा है कि उसके पास खड़ा रहूँगा तो प्यार से लाड़ करेगा, बात करेगा। उस बीच में मैं अपना काम कर लेता हूँ। एक रोटी खिलाई, एक गुड़ खिलाया, ताकि दूर से गाड़ियाँ निकलती हैं तो रेडियम दूर से चमकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो गर्दन में लगाने का मोटिव ये था कि वो छूटेगा नहीं। इतना मजबूत बेल्ट था कि आप पकड़ के उसको बांध भी सकते हैं। तो अब सींग में ये कभी लड़े, सींग टूट गई। कि हर गायों में जब से नस्ल सुधार नहीं, गड़बड़ हुआ है, वंशों में चेंजेस होना चालू हुए, तो प्रोडक्टिविटी खत्म होती गई। अब हर गाय की सींग नहीं निकल रही। तो जब सींग नहीं निकल रही तो उसका एक ही तरीका था, उसके गले में बांधना। अब जिसकी सींग निकल जा रही तो उसके सींग में हमने रेडियम लगा दी। लेकिन जब वो आपस में लड़ती हैं तो टूट जाता है। तो स्थायी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आज की डेट में सरकार ने भी अभी कदम उठाना चालू किए हैं कि आप वापस लेके जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के हर सौदागर में गौ कास्ट ही लगाना अनिवार्य कर दे। कल से एक गाय आपको रोड में नहीं दिखेगी, जितना मैं समझता हूँ। आप उसको कीमती बना दो। बिल्कुल, भैंसे नहीं दिखती सर, गाय ज्यादा दिखती है। तो उसका कारण ये ना, गाय समझदार है, कीचड़ में नहीं बैठना चाहती। किसान के पास इतनी जगह नहीं है। 4 बीघे का किसान, 2 बीघे का किसान 25 गाय कहाँ रखे। अब चूंकि वंश वृद्धि हो गई है, सनातन से जुड़ा है, तो वो इसको मार भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। तो दर्द भी है, लेकिन उसकी रखने की क्षमता नहीं है। तो एक ही तरीका है जो अभी सरकार में मेरा ये भी आग्रह है कि हर गौशाला में पूरी तरह गौकास्ट अनिवार्य कर दे। गौकास्ट अनिवार्य करेगा तो खरीदी होगी, उसकी खरीदी होगी। नगर पालिकाएं, कुछ सौदागर खरीद भी रहे हैं, लेकिन अगर पूर्णतः अनिवार्य हो जाएगी तो पर्यावरण संरक्षित होगा, लकड़ी जलना कम हो जाएगी, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। और गाय के कंडे में डेंसिटी बहुत होती है, जो ज्वलन शक्ति है। आप देखो पुराने ज़माने में हमारी दादी वगैरह क्या करती थी, कंडे को रात में खाना बनाने के बाद राख से ढक देती थी। सुबह उसी कंडे की फिर वापस आग जो जलती रहती थी, उसी में एक लकड़ी लगा के फूंक मारती थी, जल उठती थी, आग लगा लेती थी। ये परंपरा थी कि चूल्हा नहीं बुझेगा। तो इतनी डेंसिटी थी। लकड़ी की आग जैसे ही खत्म होती, कोयला राख में तब्दील हुआ,
आग की ताकत खत्म। तो आज भी गौकास्ट में वो डेंसिटी है कि शवदाह में अगर 25 किलो लकड़ी लगनी तो 20 किलो गौकास्ट में शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ट्रेंड आ गया है, धीरे धीरे लोग समझने लगे। आ गया है, इसको मुहिम बना के लाया जाए। और सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि इनको वापस लाए। गौ कास्ट की मशीन सरकार की इंडस्ट्री माध्यम से एमएसएमई के प्रोडक्ट में, सीजीटीएमएस में, योजनाओं में मिलती है, छूट भी मिलती है। आप गौ कास्ट लगाइए, बनाइए, आप लेके जाइए। अमेरिका तक गौ कास्ट और गौकंडा ये सब बिक रहा है। हाँ, अमेज़न पे भी बिकता है सर, बिल्कुल हाँ। देखा हुआ है। काउडंग के नाम से जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। और अब थोड़ा सा हम फिर से पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे, हमारे व्यूअर्स को भी आई थिंक पसंद आएंगे। बिल्कुल। जैसे सर 2025 में दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। उस दिल्ली के जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको देखकर कभी कभी कई लोगों के, मैं जैसे मैसेज भी पढ़ती हूँ, कई लोगों की सोच भी रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ गुड एक्टर और अ बैड एक्टर। आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं तो डिफाइन नहीं कहूँगा। इन्होंने अन्ना हजारे जी की योजनाओं को बेचा है, उनके इमोशंस को बेचा है। और आप ये कहें, जो एक आईआरएस या एक अधिकारी के तौर पे थे, उनकी वाइफ भी अधिकारी हैं, जी जी जी। तो अगर वो शरीर बड़ा छोटा और शर्ट बड़ी पहन रहे हैं, पैंट बड़ी पहन रहे हैं, तो इतना तो आईक्यू लेवल था, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करके आ रहे हैं। तो उनका ड्रेसिंग सेंस सब ये एक स्वांग के नज़रिए में आता है। और जितना भी उन्होंने अभी तक चीज़ें दी हैं, वो सिर्फ स्वांग है उनका, चूँकि वहाँ पे प्रवासी लोग हैं जो अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास एक वक्त की खाने की व्यवस्था नहीं है। आपने उनकी संरचना को प्रॉपर लैंड नहीं किया है, आपने उनको पंगु बनाने की कोशिश की है, आपने उनको अपने थ्रू, मतलब अपने एडिक्शन में डालने की कोशिश की है। आप योजनाओं के माध्यम से उनको रोजगार दीजिए, ना कि आप उनको एडिक्शन दीजिए। और आप जितना केजरीवाल जी को बोल रही हैं, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि एक बहुत बड़े स्वांगी हैं वो। अच्छे कलाकार इसलिए नहीं बोलेंगे, अच्छे कलाकार होते तो अच्छे नवाचार करते। जी। दारू के लिए ऑनलाइन पोर्टल और दुकानों में घर घर नहीं पहुंचाते। तो हमारा तो यही कहना है कि एक अच्छा व्यक्ति बनिए। और यही कहूँगा, केजरीवाल जी, मानव जीवन एक बार मिला है, आपसे भी आग्रह करूँगा तो इसको संजो लीजिए जीवन में, कि जाने के बाद भी हमारे स्वर्गीय रतन भाई टाटा की तरह आपको लोग याद करें, क्योंकि आपको जो ताकत और प्रकृति, जनता ने जो चुना, आपको एक पावरफुल इंसान की तरह बनाया है। अगर हम राजा बनते हैं तो हमारा काम है एक नैतिक व्यवस्था को लागू करना और हमारे समाज कल्याण के लिए जो यथाउचित हो। आज भी दिल्ली में जमुना जी की हालत देखिए आप, मतलब आप रो देंगे, उसमें लगता नहीं है कि वो जमुना जी हैं। अभी छठ पूजा सर आने दीजिए, लोग जहाँ अर्घ देने जाते हैं, बिहारी लोगों के यहाँ जो पूजन होता है, सर उन्हें गलती, मतलब उन्हें यमुना जी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नदी में अर्घ देना पड़ता है। सर नदी दिखती ही नहीं है। एक्चुअल जो आपने बोला बिहारी का, एक्चुअल ये बिहारी नहीं कहेंगे, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा ये उत्सव है। सूर्य पूजा का मेन महत्व, जीवन में नवग्रहों में, नव देवताओं में सबसे बड़े सूर्य पुत्रम समाभाषम। तो सूर्य के पुत्र ही शनिदेव हैं। उन्हीं से जो आपने देखा होगा कि मतलब आपस में एक दूसरे की नहीं पटती, वक्री है। सूर्य के तेज और उनके उसमें छाया जी, उनके माता जी के कारण एक विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रसंग बहुत बड़ा है, सुनाऊंगा तो लंबा लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ, सूर्य को जो अर्घ देने की प्रथा है कि हम जब भी तर्पण या अर्घ देते हैं तो पानी के एक हिस्से में हम नदी के अंदर जाकर और अपने हाथों से जल को अर्पित करें जी कि प्रभु तुमने जो हमें प्रकृति के माध्यम से जो दिया है वो जीवन पर्यंत ऐसे बना के रखे। और जिसका सूर्य मजबूत है, मैं ये कहता हूँ कि समझ लीजिए उसका गजकेसरी योग है। वो आज भी और आगे भी कभी भी कोई उसका विरोधी उसके सामने नहीं टिक सकता। तब देखिए पूर्वांचल के लोग कहीं भी जाके सर्वाइवल हो जाते हैं, चेन्नई में भी जाके रोजगार व्यापार करके अपने परिवार को पाल के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान पे उन पे कृपा है। आप देखिए कि सुबह उठ के जल अर्घ्य देने का एक प्रावधान क्यों बनाया हुआ है। लालिमा भरे सूर्य को जब आप दर्शन करते हैं तो आपकी खुद की आवा मंडल मजबूत होती है। सामने वाला आपका विरोधी, आपका वैचारिक विरोधी भी आपके सामने ज़्यादा देर तक आपसे वाद प्रतिवाद नहीं कर पाएगा और उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा लगा इतनी सारी बातें करके और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके। और आपका तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ, क्योंकि आपके पास सारे आंसर्स हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पॉडकास्ट आई थिंक लगता है पूरे दिन चलेगा। लेकिन आपके पास भी समय की कमी है सर, और हम ऐसे ही और आगे बढ़े रहेंगे, क्योंकि मुझे अभी जहाँ जहाँ लगा, क्योंकि आपका मैंने जब इंट्रो पढ़ा तो इतनी सारी चीज़ें थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से क्या क्या लूँ। पर आपने ही चीज़ों को बांधते बांधते इतना आगे ला दिया। हमने राम जी पे चर्चा करी, हमने थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में भी जोड़ा, हमने खेल के बारे में भी बात करी, हमने गौ माता के बारे में बात करी।
सर सही बताऊं बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक क्या डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो सर हम ऐसे ही आगे और भी बातें करेंगे आने वाले समय में। अगर मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, आप सर को और सुनना चाहते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके जो भी नए प्रोजेक्ट हैं, आने वाले प्रोजेक्ट हैं, आप जो रनिंग कर रहे हैं, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसी तरक्की करते रहें और हमारे पॉडकास्ट में आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।